71 बीपीएससी पीटी 2025 के लिए हम लोग आज इस सेशन में करंट अफेयर्स 2025 को डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज का जो सेशन है 71 बीपीएससी पीटी 2025 के लिए करंट अफेयर्स 2025 का सेशन है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है। जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहां से प्रश्न आपके पेपर में बनेंगे उन सभी को आज मैं आपको एक ही सेशन में डिस्कस करा दूंगा। एक तरह से आज हमारा यह फाइनल रिवीजन है और अंतिम प्रहार के रूप में आज हम लोग रिवीजन करेंगे और देखिए यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो कम से कम इसको एक ग्रुप में ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स देखिए, ध्यान दीजिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज के इस सेशन में हम लोग 71 बीपीएससी पीटी 2025 के लिए करंट अफेयर्स 2025 के सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट को आज हम लोग अंतिम प्रहार के रूप में यानी कि फाइनल रिवीजन के रूप में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। बड़ा ही इम्पोर्टेंट सेशन है। चलिए शुरू करते हैं। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए और देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग पर्यावरण से संबंधित जो अवार्ड्स होते हैं, पर्यावरण से संबंधित जो पुरस्कार दिए गए हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। और पर्यावरण से संबंधित अवार्ड से प्रश्न हमेशा बीपीएससी पूछता है। आपने जो 70वीं बीपीएससी का पेपर दिया था, आपने देखा होगा कि उसमें भी प्रश्न पूछा गया था। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के बारे में। तो देखिए, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 जो है संस्थागत श्रेणी में दिया गया था भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद को। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 किस संस्था को दिया गया था संस्थागत श्रेणी में। तो आपको याद रखना है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद को। उसके बाद देखिएगा, तेलंगाना ने राज्य नेतृत्व बैटरी निर्माण श्रेणी में भारत ऊर्जा भंडारण गठबंधन IESA उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 जीता है। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, ठीक है ना, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तेलंगाना ने राज्य नेतृत्व बैटरी निर्माण श्रेणी में भारत ऊर्जा भंडारण गठबंधन IESA उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 जीता है। उसके बाद देखिएगा, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं तो आलोक शुक्ला ये छत्तीसगढ़ के पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। आलोक शुक्ला, इन्हीं को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 दिया गया है। बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और देखिए, ये गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को ग्रीन नोबेल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ग्रीन नोबेल के नाम से भी जाना जाता है। और आलोक शुक्ला को हसदेव अरण्य बचाओ अभियान के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। इनको जो है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, हसदेव अरण्य बचाओ, ठीक है ना, हसदेव अरण्य बचाओ अभियान के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। अच्छा, नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी मेधा पाटेकर को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय थी। तो ये भी आप साथ साथ ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, असम की वन्य जीव विज्ञानी हैं डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनको विटली गोल्ड पुरस्कार दिया गया है, ठीक है ना। विटली गोल्ड पुरस्कार को जो है याद रखिएगा, इसको ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है और गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को ग्रीन नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। तो दोनों आप ध्यान रखिएगा, दोनों के दोनों इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए, MS स्वामीनाथन पुरस्कार कृषि विज्ञान के क्षेत्र में, कृषि विज्ञान के क्षेत्र में। तो देखिए, कृषि विज्ञान के क्षेत्र में MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 जो है ये प्रोफेसर BR कंबोज को दिया गया है, उनके कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए। प्रोफेसर BR कंबोज, ठीक है ना। वहीं पूछा जाएगा कि MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में किसको दिया गया है। तो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में किसको दिया गया है, तो आपको याद रखना है भारतीय आयुर्वेद और एकीकृत चिकित्सा संस्थान के अध्यक्ष हैं अनंत दर्शन शंकर, इनको दिया गया है, ठीक है। तो दोनों याद रखिएगा, कृषि के क्षेत्र में प्रोफेसर BR कंबोज और पर्यावरण के संरक्षण के क्षेत्र में किसको, अनंत दर्शन शंकर को, ठीक है।
अच्छा, पांचवा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023। अब देखिए यहाँ पर 2023 तो दिया गया है, बट अक्टूबर 2024 में राष्ट्रपति के द्वारा इसको प्रदान किया गया था और इसमें सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार ओडिशा को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसको दिया गया है इसमें? सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार इसमें ओडिशा को दिया गया है। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, तीसरे नंबर पर पुदुचेरी और गुजरात संयुक्त रूप से हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार से सांस्कृतिक विरासत संरक्षण 2024 के लिए तमिलनाडु के अवध साहेश्वर मंदिर संरक्षण परियोजना को दिया गया है। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार के सांस्कृतिक विरासत संरक्षण 2024 के लिए तमिलनाडु का है अवध साहेश्वर मंदिर संरक्षण परियोजना, इसको दिया गया है। अच्छा, विश्व खाद्य पुरस्कार 2025, ये ब्राज़ील की जो है आपको याद होगा वैज्ञानिक है मारियांगेला हंगरिया, इनको दिया गया है। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। देखिए पर्यावरण से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पुरस्कार दिए गए हैं वो मैंने आपको करा दिया। अब हम लोग देखिए साहित्य से संबंधित जो महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं उनको देख लेते हैं। और देखिए इससे पहले एक और मैंने 100 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स 2025 बीपीएससी 71 के लिए कवर कराया हुआ है, तो जिन्होंने नहीं देखा है जाकर के देखिएगा। देखिए साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025, देखिए ये दिया गया है सुशील शुक्ल को, उनकी लघु कथा 1/12 के लिए, 1/12 के लिए। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा अगर स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा तो, वैसे आपको पूरी तरह से स्पष्ट दिख रहा होगा मुझे उम्मीद है। ठीक है, अब देखिएगा ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट ही है, यहाँ से प्रश्न बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो देखिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार पूछेगा 2025, ये तो साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार हो गया जो कि सुशील शुक्ल को दिया गया है। और साहित्य अकादमी जो है युवा पुरस्कार ये पार्वती तिर्की को दिया गया है, इनकी कविता संग्रह फिर उगना के लिए, फिर उगना इसके लिए दिया गया है। ठीक है ना, तो ये सब भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको याद रखना है मेनली अंग्रेजी, मैथिली और हिंदी वाला। तो देखिए अंग्रेजी में स्ट्रीन किरे को दिया गया है स्पिरिट लाइफ। ठीक है ना, स्पिरिट लाइफ क्या है तो इनकी उपन्यास है। हिंदी में गगन गिल को दिया गया है इनके उपन्यास, किसके लिए, मैं जब तक बाहर आई। और मैथिली के लिए महेंद्र मलंगिया को दिया गया है इनका निबंध प्रबंध संग्रह के लिए। तो ये साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 हो गया। और ये सब साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2025 और साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद देखिएगा मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025, तो ये आपको याद होगा बानू मुश्ताक भारत की हैं, इनको दिया गया है और इनकी कृति है हार्ट लैम्प, इसी के लिए हार्ट लैम्प। ठीक है ना, हार्ट लैम्प के लिए दिया गया है। अच्छा, प्रश्न ये भी पूछा जाएगा कि हार्ट लैम्प का अनुवादक कौन है, तो दीपा भस्ती हैं। कौन है, दीपा भस्ती हैं, याद रखिएगा दीपा भस्ती। क्लियर, याद रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स अगर बुकर पुरस्कार की बात करते हैं तो 2024 में ये सामंथा हार्वे को दिया गया था, इनकी कृति ऑर्बिटल के लिए, इनकी कृति ऑर्बिटल के लिए दिया गया था। ठीक है, अच्छा जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2024 ये उपमन्यु चटर्जी को दिया गया है। ठीक है, इनकी पुस्तक है लॉरेंजो सर्चेज फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ। यहाँ मैं लिख देता हूँ लॉरेंजो सर्चेज, ठीक है ना, बाकी तो आसान वर्ड है, लॉरेंजो सर्चेज फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ। उसके बाद देखिए 34वां सरस्वती सम्मान दिया गया है किसको, तो 34वां सरस्वती सम्मान और 34वां व्यास सम्मान दोनों याद रखिएगा। 34वां सरस्वती सम्मान महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास को दिया गया है, इनकी कृति स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए। ठीक है, और व्यास सम्मान दिया गया है सूर्यबाला को और ये हिंदी लेखिका हैं और इनकी कृति है कौन देश को वासी बेनू की डायरी के लिए। क्लियर हो रहा है। चलिए उसके बाद देखिएगा 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार ये विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है और ये छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं और ये सम्मान पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले लेखक हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिएगा पेन पिंटर पुरस्कार 2025, चूँकि 2024 में ये दिया गया था किसको, अरुंधति रॉय को। अब 2025 में ये दिया गया है लीला अबुलेला को। ये सूडानी स्कॉटिश लेखिका हैं, ध्यान रखिएगा इनका नाम लीला अबुलेला को पेन पिंटर पुरस्कार 2025 दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद देखिए
अब हम लोग बात करते हैं फिल्म और संगीत के क्षेत्र में जो अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो आपको 97वां ऑस्कर याद होगा अच्छे तरीके से। तो देखिए, ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड कभी कभी 97वां ऑस्कर दे देगा और कभी कभी दे देगा ऑस्कर 2025। तो क्रम भी आप याद रखिएगा। 97वां ऑस्कर पूछेगा, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको दिया गया है? तो अनोरा को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रियन ब्रॉडी को द ब्रूटलिस्ट मूवी के लिए दिया गया है। द ब्रूटलिस्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं द ब्रूटलिस्ट लिखा गया है, ठीक है ना, द ब्रूटलिस्ट मूवी के लिए दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है ये दिया गया है माइकी मेडिसन को अनोरा फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक शॉन बेकर को दिया गया है अनोरा मूवी के लिए। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया ना। अब देखिए, यहाँ पर आपको ऑस्कर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 78वां बाफ्टा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 42वां गोल्डन ग्लोब है। तो आप किस तरह से याद रखेंगे? ऑस्कर का बाप गोल्डन ग्लोब। कैसे? ऑस्कर का बाप गोल्डन ग्लोब। तो ऑस्कर, उसके बाद ऑस्कर का बाप मतलब बाफ्टा, और फिर गोल्डन ग्लोब। तो अब ऑस्कर वाला तो निश्चित रूप से सारा अवार्ड आपको याद होगा कि मूवी अनोरा है, अभिनेता एड्रियन ब्रॉडी हैं, अभिनेत्री माइकी मेडिसन है, और निर्देशक शॉन बेकर हैं। अब देखिएगा, ऑस्कर का बाप बाफ्टा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम यहाँ पर जो है एड्रियन ब्रॉडी को अवार्ड दिया गया है, माइकी मेडिसन को दिया गया है। बस आपको इसमें कॉन्क्लेव याद रख लेना है। और देखिए, उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एड्रियन ब्रॉडी को ना है सब में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया। ये कॉमन रूप से आप याद रखिएगा। गोल्डन ग्लोब में देखिए द ब्रूटलिस्ट को सर्वश्रेष्ठ मूवी दिया गया है, और एड्रियन ब्रॉडी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, और फर्नांडा टोरेंस जो है इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, और ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 13वें टीवीई ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फिल्म अवार्ड। ये दरअसल बाफ्टा में ही आयोजित हुआ था ये अवार्ड। ठीक है ना, यह बाफ्टा में ही आयोजित हुआ था। 13वें टीवीई ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फिल्म अवार्ड में भारतीय फिल्म है द कुम्बाया स्टोरी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ और फ्रेश। ठीक है, द कुम्बाया स्टोरी, कुम्बाया स्टोरी, इसने ट्रॉफी जीता है। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए, उसके बाद देखिएगा, अगला है कि 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024। ये दरअसल नवंबर 2024 में आयोजित किया गया था। आयोजन पणजी गोवा में हुआ है। इसमें गोल्डन पीकॉक अवार्ड जो है ये टॉक्सिक मूवी को दिया गया है, और ये टॉक्सिक जो है ये लिथुआनिया की फिल्म है। किस देश की? लिथुआनियाई मूवी है, लिथुआनिया की, लिथुआनिया की फिल्म है ये। ठीक है ना, याद रखिएगा आप। क्लियर? और इसमें देखिएगा सर्वश्रेष्ठ जो है ये पीकॉक पुरस्कार दिया जाता है, मतलब सर्वश्रेष्ठ फिल्म का एक तरह का ये अवार्ड है जिसको कि सर्वश्रेष्ठ पीकॉक बोलते हैं। ये टॉक्सिक को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज लंपन, लंपन को दिया गया है, ये मराठी है। भारतीय फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर विक्रांत मैसी को दिया गया है, और सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये फिलिप नॉयस को दिया गया है। ठीक है, अब चलिएगा 78वां कांस फिल्म महोत्सव 2025। दरअसल देखिए, ईरानी फिल्म निर्माता है, इनका नाम है जाफर पनाही। क्या नाम है? ईरान की हैं जाफर पनाही। इन्हीं ने अपनी फिल्म इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट हेतु पालम डी'ओर पुरस्कार जीता है। इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट, ठीक है ना, इसके लिए इन्होंने पालम डी'ओर पुरस्कार जीता है। किस में? तो 78वां कांस फिल्म फेस्टिवल में। ठीक है, और इसमें जो है ये जो महोत्सव हुआ था कांस वाला, इसमें सत्यजीत रे की फिल्म है 1970 की, इसका नाम है देखिए अरण्यर दिन रात्रि। इसी को 4K वर्जन में प्रदर्शित किया गया है। ठीक है ना, तो ये सब याद रखिएगा। जितने भी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होते हैं उनमें जो भारतीय संबंधित फिल्म होती हैं वहाँ से प्रश्न बनता है। उसके बाद देखिएगा कि 67वां ग्रैमी अवार्ड्स 2025। अब देखिए, ग्रैमी अवार्ड्स संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, और इसमें एल्बम ऑफ द ईयर बियोंसे को दिया गया है, एल्बम ऑफ द ईयर। ठीक है, काउबॉय कार्टर के लिए बियोंसे को दिया गया है। बाकी देखिए, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर और सॉन्ग ऑफ द ईयर, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर और सॉन्ग ऑफ द ईयर ये दिया गया है कैड्रिक लेमर को नॉट लाइक अस के लिए, नॉट लाइक अस। तो दोनों दिया गया है कैड्रिक लेमर को, रिकॉर्ड और सॉन्ग। अच्छा, इस तरह से आप याद रखिएगा, सॉन्ग को रिकॉर्ड किया, ठीक है ना, किसने? कैड्रिक लेमर ने। ठीक है, और एल्बम ऑफ द ईयर दिया गया है बियोंसे को।
लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 ये कुमार मंगलम बिरला को दिया गया है। अच्छा, अब आते हैं हम लोग 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। यहाँ से प्रश्न बनेगा, अगस्त में इसकी घोषणा हुई है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म फीचर है इसमें 12वीं फिल्म, सर्वश्रेष्ठ फिल्म है कटहल, ठीक है ना, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, और सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म 12वीं फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को दिया गया है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन सुदीप्तो सेन को दिया गया है। तो कम से कम आप 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 से इतना याद रखिएगा। अब देखिए, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फ्रांस में आयोजित एनएसी अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन फेस्टिवल 2025, एनएसी अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन फेस्टिवल 2025 में जो फ्रांस में आयोजित हुआ था, देसी उन, यहाँ पर मैंने अंग्रेजी में भी लिख दिया है DESI, देसी उन, ठीक है ना। देसी उन एक फिल्म है, भारत की है, जिसको कि सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म के लिए जूरी अवार्ड मिला है, ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में साई परांजपे को पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपको याद रखना है, साई परांजपे भारतीय सिनेमा की ये निर्देशक हैं और लेखिका हैं, साई परांजपे। इन्हीं को अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अच्छा, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पायल कपाड़िया को फ्रांस के ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स के प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित किया है। आपसे पूछा जाएगा कि ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स किस देश का है, तो फ्रांस का है, याद रखिएगा। और किससे सम्मानित किया गया है इसको, तो पायल कपाड़िया को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पायल कपाड़िया को, याद रखिएगा आप, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा, अगला पॉइंट है कि महाराष्ट्र की वर्षा देशपांडे को। अब देखिए, महाराष्ट्र की वर्षा देशपांडे कौन है, तो ये महाराष्ट्र की एक महिला अधिकार कार्यकर्ता हैं, वर्षा देशपांडे। इन्हीं को लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए, प्रसिद्ध रेत मूर्तिकार हैं, बालू से जो मूर्ति बनाते हैं, रेत मूर्तिकार, और आपने सुदर्शन पटनायक का नाम जरूर ही सुना होगा। इनको फ्रेड डारिंगटन पुरस्कार दिया गया है, और इससे सम्मानित होने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं। दरअसल इन्होंने जो है भगवान गणेश की 10 फीट ऊंची रेत की मूर्ति के लिए इनको सम्मानित किया गया है, ठीक है। सुदर्शन पटनायक को फ्रेड डारिंगटन पुरस्कार दिया गया है। अच्छा देखिए, स्कॉच 2025 पुरस्कार से महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड को सम्मानित किया गया है। अच्छा, एबल पुरस्कार 2025 मासाकी काशिवारा को दिया गया है, और प्रित्जकर पुरस्कार लियू जियाकुन को दिया गया है, लियू जियाकुन। अच्छा, लियू जियाकुन जो है ये कहाँ के हैं, तो लियू जियाकुन चीन के हैं, और मासाकी काशिवारा जिनको एबल पुरस्कार दिया गया है, ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, और ये आर्किटेक्ट के क्षेत्र में दिया जाता है। ये जापान के हैं, मासाकी काशिवारा, और लियू जियाकुन चाइना के हैं। उसके बाद चलिए, अब हम लोग देख लेते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, आपको याद रखना है कि 4 खिलाड़ियों को दिया गया है। डी गुकेश को, जो कि शतरंज के खिलाड़ी हैं। उसके बाद हरमनप्रीत सिंह, जो कि हॉकी के खिलाड़ी हैं। प्रवीण कुमार, ये पैरा एथलीट हैं, ठीक है, और मनु भाकर, ये निशानेबाजी के खिलाड़ी हैं। तो 4 लोगों को दिया गया है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिएगा कि पद्म पुरस्कार 2025, अब देखिएगा पहली बार 1954 में ये आपको दिया गया था, याद होगा। इस बार वाला याद रखना है, टोटल 139 लोगों को दिया गया है, जिसमें 7 लोगों को पद्म विभूषण, 19 लोगों को पद्म भूषण, और 113 लोगों को पद्म श्री दिया गया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं पद्म विभूषण विजेता जो 7 व्यक्ति हैं, उनका नाम यहाँ पर आपको दिख जाएगा, एक ही स्क्रीन में आप देख लीजिए, ठीक है। देखिए, श्री दुबेश्वर नागेश्वर रेड्डी, देखिए सबसे पहले मरणोपरांत, ये 3 नाम आप याद रखिएगा, इनको मरणोपरांत दिया गया है। वासुदेव नायर को, ओसामू सुजुकी को, और शारदा सिन्हा तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बिहार की हैं, और कला के क्षेत्र में इनको दिया गया है। 3 व्यक्ति को मरणोपरांत दिया गया, और 4 व्यक्ति को दिया गया जीवंत, ठीक है। तो ये सब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, नाम याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। एक नज़र देख लीजिए, न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर, ठीक है,
ये आपके चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं, इनको दिया गया है। श्रीमती कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया को कला के क्षेत्र में, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को कला के क्षेत्र में। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर कि एम.टी. वासुदेवन नायर को दिया गया है और ओसामू सुजुकी और शारदा सिन्हा को दिया गया है। ठीक है, एक विदेशी हैं, ध्यान रखना आपको। उसके बाद अगर हम देखिए बिहार से बात करते हैं तो आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि बिहार से 7 व्यक्तियों को यह अवार्ड दिया गया है, मतलब पद्म पुरस्कार दिया गया इस बार। कितने लोगों को? तो 7 लोगों को दिया गया है। ठीक है, एक तो यहाँ पर शारदा सिन्हा का नाम हो गया, दूसरा नाम सुशील कुमार मोदी का याद रखिएगा, उनको पद्म भूषण दिया गया है। तो एक पद्म विभूषण, एक पद्म भूषण और बाकी 5 जो है ये पद्मश्री दिया गया है। और पद्मश्री किसको किसको? तो नाम मैं बता रहा हूँ, 5 लोगों को याद रखिएगा। पहला नाम भीम सिंह भावेश का नाम याद रखिएगा, दूसरा नाम हेमंत कुमार के याद रखिएगा, इनको मेडिसिन के लिए दिया गया है। भीम सिंह भावेश को सामाजिक कार्य के लिए दिया गया है। उसके बाद श्री किशोर कुणाल को दिया गया है, निर्मला देवी को दिया गया कला के क्षेत्र में, और ये सुजनी कला है एक, इसी के योगदान के लिए इनको दिया गया है। उसके बाद श्री विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज को दिया गया है अध्यात्म के क्षेत्र में। उसके बाद देखिए सौंदर्य पुरस्कार पूछा जा रहा है, तो आपको याद होगा कि 72वां मिस वर्ल्ड दिया गया है। ये ओपल सुचाता चुवांगश्री थाईलैंड की हैं और इसका आयोजन हैदराबाद में हुआ था और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व नंदिनी गुप्ता ने किया था। उसी प्रकार से मिस यूनिवर्स पूछेगा, दरअसल मिस यूनिवर्स अभी नहीं हुआ है 2025 वाला, तो 2024 वाला ही आपको याद रखना है। एरिना में हुआ था, मैक्सिको के विक्टोरिया केजर डेनमार्क की हैं, इन्होंने विजेता बनी थी और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व रिया सिन्हा ने किया था। उसके बाद देखिए अब आईसीसी पुरस्कार कुछ हैं जो क्रिकेट से संबंधित हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आईसीसी मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर, इसको सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी बोला जाता है, ये जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। उसके बाद आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर, इसको राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी बोला जाता है, ये दिया गया है न्यूजीलैंड की मेली केयर को। उसके बाद ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखिए। उसके बाद अब अलग से पूछेगा कि आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो अजमतुल्लाह उमरजई ये अफगानिस्तान के हैं। आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर तो भारत की स्मृति मंधाना को। आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अर्शदीप सिंह को दिया गया है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर मेली केयर न्यूजीलैंड की हैं, उनको दिया गया है। आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर डेविड सेफर्ड ट्रॉफी दिया जाता है, ये याद रखिएगा, ये रिचर्ड इलिंगवर्थ को दिया गया है, ये इंग्लैंड के हैं। ठीक है, अब चलिए बीसीसीआई के अवार्ड, वो तो आपका आईसीसी का हो गया। अब बीसीसीआई के दी गया कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, ये सचिन तेंदुलकर को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरुष में जसप्रीत बुमराह को और महिला में स्मृति मंधाना को। उसके बाद बीसीसीआई विशेष पुरस्कार रविचंद्रन अश्विन को दिया गया है। उसके बाद देखिए विजिडन क्रिकेटर अवार्ड्स जो है, ये लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड पुरुष में जसप्रीत बुमराह को और लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड महिला में स्मृति मंधाना को। अब देखिए लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार पूछा जाता है, तो इसी साल का ये 2025 वाला लॉरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर और वुमेन ऑफ द ईयर। तो देखिए मैन ऑफ द ईयर हैं मांडो डुप्लांटिस, ये आपके स्वीडन का मोंडो डुप्लांटिस, और वुमेन ऑफ द ईयर हैं लॉरियस स्पोर्ट्स सिमोन बाइल्स, ये अमेरिका की हैं। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कुछ आर्द्रभूमि जो हैं इस वर्ष इनको रामसर स्थल में शामिल किया गया है 2025 में। तो देखिए अब वर्तमान में भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है, तो आपको याद रखना है 91 हो गई है। कितनी? 91 भारत में रामसर स्थल हो गए हैं। ठीक है, और एशिया में सबसे ज़्यादा भारत के पास ही 91 रामसर स्थल है। भारत में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल तमिलनाडु में है, 20 रामसर स्थल है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। और देखिए अभी 2000 अगर हम बात करते हैं 25 में, तो आपको याद रखना है सक्कर कोटई पक्षी अभ्यारण्य, थेरथंगल पक्षी अभ्यारण्य, ये दोनों तमिलनाडु के हैं, इनको दिया गया है रामसर स्थल का दर्जा। तो आपसे पूछा जाएगा कि थेरथंगल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? तमिलनाडु में। सक्कर कोटई पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में। उसके बाद देखिए खेचो पलरिप आर्द्रभूमि, ये सिक्किम का है और ये सिक्किम का पहला आर्द्रभूमि है। ठीक है, उसी प्रकार से उधवा झील जो है ये झारखंड का है और झारखंड का ये पहला रामसर स्थल है। ठीक है, और देखिएगा मेनार और खींचन ये आपके राजस्थान के हैं दोनों, तो याद रखिएगा आप। क्लियर? चलिए उसके बाद देखिएगा टाइगर रिजर्व, तो देखिएगा कि माधव टाइगर रिजर्व 58वां टाइगर रिजर्व बना है और ये मध्य प्रदेश में है। क्लियर हो गया? सिमलीपाल 107वां बना है नेशनल पार्क। ठीक है, उड़ीसा का। चलिए उसके बाद देखिएगा कुछ ऑपरेशन चलाए गए हैं
जहां से प्रश्न बनेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, नाम याद रखिएगा, ऑपरेशन कालनेमी। ऑपरेशन कालनेमी ये चलाया गया उत्तराखंड पुलिस के द्वारा, जो साधु संत के रूप में ठगेरे होते हैं, ठीक है ना, उन्हीं को जो है खिलाफ ये चलाया गया है। और ऑपरेशन शिवा चलाया गया दक्षिण कश्मीर हिमालय में, ठीक है, अमरनाथ गुफा तक जाने वाले तीर्थयात्री की मार्ग की पूर्ण सुरक्षा के लिए, ठीक है। ऑपरेशन स्पाइडर वेब चलाया गया है, ये यूक्रेन ने ये स्पाइडर वेब चलाया है, और इसके तहत रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया है, ठीक है, ऑपरेशन स्पाइडर वेब। उसके बाद देखिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ये अमेरिका ने चलाया है, और अमेरिका ने दरअसल जो है, आपको याद होगा कि ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया था अमेरिका ने। यहाँ पर नाम भी दिया गया उसका, फोर्डो, नतांज और इस्फहान, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3, तो दरअसल इजराइल द्वारा इजराइल के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमले की प्रतिक्रिया के रूप में ईरान ने किया था यह हमला इजराइल पर। ऑपरेशन राइजिंग लाइन, ये ईरान ने किया था, ठीक, ईरान पर किया था इजराइल ने किया था। राइजिंग लाइन इजराइल ने किया था, और ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस जो है ये ईरान ने किया था। अच्छा, ऑपरेशन सिंधु आपको याद होगा, ये आपका चलाया गया था ईरान और इजराइल के बीच जो तनाव हो रहा था, उसमें जो ईरान में फंसे भारतीय थे उनको वापस लाने के लिए। ऑपरेशन किलर चलाया गया था, यह ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना के द्वारा जम्मू कश्मीर के शोपियां में शुरू किया गया था, और इसका मुख्य उद्देश्य जो है ये एक लश्कर तैयबा है, उसी को सर्च करके ख़त्म करना था। ऑपरेशन सिंदूर ये आपको याद रखना है, 22 अप्रैल में जो हमला हुआ था उसी के विरोध में 7 मई 2025 को पाकिस्तान के विभिन्न आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया था। ये डेट याद रखिएगा, 7 मई 2025, और जो पहलगाम में हमला हुआ था 22 अप्रैल 2025, ये दोनों डेट याद रखिएगा। ऑपरेशन शील्ड चलाया गया था, यह भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन शील्ड के तहत पाकिस्तान से सीमा से सटे जो है नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। ऑपरेशन चक्र, यह आपका सीबीआई के द्वारा चलाया गया है, याद रखिएगा। ऑपरेशन चक्र जो है ये सीबीआई के द्वारा चलाया गया है, जिसका उद्देश्य साइबर अपराध, विशेष करके डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों और उनसे जुड़े वित्तीय नेटवर्क जो है उनको ध्वस्त करना है। तो ऑपरेशन चक्र इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन ब्रह्मा आपको याद होगा, म्यांमार में भूकंप पीड़ित के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन डेविल हंट, बांग्लादेश में शेख हसीना के जो समर्थक थे हिंसक प्रदर्शन के खिलाफ, उनके खिलाफ चलाया गया था। ऑपरेशन सर्द हवा, गणतंत्र दिवस से पहले सीमा सुरक्षा बल के द्वारा जो संभावित घुसपैठ होता है उसी को रोकने के लिए जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर शुरू किया गया था। तो याद हो गया इतना, इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बताया। ऑपरेशन चक्र जरूर याद रखिएगा आप, ठीक है, सीबीआई के द्वारा चलाया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा सैन्य अभ्यास कुछ हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ये टाइगर क्लो आप याद रखिएगा। टाइगर क्लो दिख रहा है, मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पर, देखिए टाइगर क्लो। दरअसल टाइगर क्लो ये पहली बार आयोजन हुआ है, और ये भारत और अमेरिका के बीच का है, ठीक है। ये वायुसेना अभ्यास है टाइगर क्लो, याद रखिएगा। बागपत उत्तर प्रदेश में इसका पहला संस्करण आयोजित किया गया था, तो ये पहले याद रखिएगा। बाकी तो आपको याद ही होगा, शक्ति अभ्यास ये आपका भारत और फ्रांस के बीच में है, ठीक है, फ्रांस में आयोजित किया गया था। पासक्स अभ्यास भारत और यूके के बीच में है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा नोबैटिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच होता है। टाइगर क्लो मैंने बता दिया, पहला संस्करण भारत और अमेरिका के बीच में। खान क्वेस्ट ये बहुराष्ट्रीय जो है ये थल सेना अभ्यास है। उलान बटर मंगोलिया में इसका आयोजन हुआ था, याद रखिएगा। मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर, वहीं पर खान क्वेस्ट 2025 का 22वां संस्करण आयोजित हुआ था जून 2025 में। उसके बाद दस्तलिक है, आपको याद होगा, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच का है, पुणे में आयोजित हुआ था। टाइगर ट्रायम्फ है, भारत और अमेरिका के बीच में, विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ था। उसके बाद देखिए एकेमी जो है ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ये भारत और अफ्रीकी देश के बीच में है, तंजानिया में इसका आयोजन किया गया था। इंद्र भारत और रसिया का है, चेन्नई में आयोजित हुआ था। प्रचंड प्रहार भारत और भारतीय सशस्त्र बलों के बीच का है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। उसके बाद देखिएगा खंजर है, भारत और किर्गिस्तान के बीच का, किर्गिस्तान में आयोजित हुआ था। उसके बाद वरुण जो है यह आपका हो जाएगा, यह भारत फ्रांस के बीच का, अरब सागर में। सी ड्रैगन बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, गुआम तट पर हुआ था प्रशांत महासागर में, ठीक है। उसके बाद देखिएगा ट्रॉपेक्स है, यह भारतीय नौसेना का अभ्यास है, हिंद महासागर में हुआ था। धर्म गार्जियन आपको याद होगा,
ये भारत और जापान के बीच का है, जापान में आयोजन हुआ था। साइक्लोन का तीसरा संस्करण भारत और मिस्र के बीच में हुआ था, राजस्थान में। एक्वेरिन इंपॉर्टेंट है, भारत और मालदीव के बीच हुआ था, मालदीव में। तो 2025 का ये सारा सैन्य अभ्यास था। अब देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स, कुछ यहाँ पर गेम्स हैं जिनका आयोजन जो है कहाँ कहाँ हुआ था, एक नज़र देख लीजिए। फिर जो ये बिहार में आयोजित हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025, इसके बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे। देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था बिहार में, 7वां संस्करण था, और इसमें प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र रहा था, और इसमें बिहार का स्थान 5वां रहा था। बिहार ने टोटल 36 पदक जीते थे, 7 जिसमें स्वर्ण पदक था, 11 रजत था और 18 कांस्य पदक था। ठीक है, इतना याद हो गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बिहार में। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, और इसमें मेडल टेबल में हरियाणा सबसे ऊपर रहा है, बिहार का स्थान इसमें 14वां है। कुल टोटल 10 पदक बिहार ने जीता है, 3 स्वर्ण, 3 रजत और 4 कांस्य। उसके बाद देखिए खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025, इसका आयोजन लेह और गुलमर्ग में हुआ था, जम्मू कश्मीर में और लेह लद्दाख में। ठीक है, 5वां संस्करण था इसका। भारतीय सेना ने इसमें सबसे ज़्यादा 18 मेडल जीते हैं, बिहार ने एक भी पदक नहीं जीता है। खेलो इंडिया बीच गेम्स, दरअसल ये पहला संस्करण था और इसका आयोजन दीव में किया गया था, दीव में। इसमें देखिए मणिपुर पहला स्थान पर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, पहला है इसीलिए। इसमें बिहार 28वें नंबर पर था, बिहार ने 3 पदक जीते थे, तीनों कांस्य पदक था, तो इतना याद रहेगा ना आप। चलिए उसके बाद देखिए अब इसके बारे में हम बात करते हैं। खेलो इंडिया जो आपका यूथ गेम्स हुआ था 2025 में, ये 7वां संस्करण बिहार में आयोजित हुआ था, और 5 शहर हैं, पटना, राजगीर, गया, बेगूसराय, भागलपुर। ये 5 नाम आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है ना। कहाँ कहाँ, तो आंख बंद करिए, याद करिए, पटना, राजगीर, गया, बेगूसराय, भागलपुर में हुआ था, और कुछ खेल का आयोजन दिल्ली में भी हुआ था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि इसमें इसका उद्घाटन मोदी जी ने किया था। टैगलाइन खेल के रंग बिहार के संग था। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर कि इसमें सेपक टाकरा और ई स्पोर्ट्स को पहली बार शामिल किया गया था। ठीक है, और शुभंकर गजसिम था जो नालंदा और बोधगया की पालकालीन मूर्ति कला से प्रेरित है। इसके समापन पर बिहार का स्थान जैसे मैंने बताया है 15वां रहा है। उसके बाद देखिएगा कि अगस्त 2025 में भारत का पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव श्रीनगर के डल झील में आयोजित किया जाएगा, हो चुका है, मतलब अगस्त में होगा, तो निश्चित रूप से हुआ भी होगा। देखिए नवंबर 2025 में राजस्थान के जयपुर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 5वें संस्करण का आयोजन होगा, तो ये आगामी भी मैंने आपको करा दिया। अब देखिए नीरज चोपड़ा से आजकल क्या पूछा जा रहा है, डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाए कि किस डायमंड लीग में इन्होंने कितना मीटर भाला फेंका था। जैसे अभी बिहार इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था, और उसमें पूछा गया था कि पेरिस डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कितना मीटर भाला फेंका था, तो 88.16 मीटर था, और 88.61 मीटर भी दिया गया था। तो ये इस तरह से प्रश्न बन रहा था, तो मैंने इसको सोचा है रख लूँ। बेंगलुरु में देखिए नीरज चोपड़ा के नाम पर आयोजित भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स स्पर्धा नीरज चोपड़ा क्लासिक में पहला विजय थ्रो 86.18 मीटर नीरज चोपड़ा की रहा। ठीक है, और फिर 86.16 मीटर इन्होंने पेरिस डायमंड लीग में जीता, और उसका खिताब भी इन्होंने जीता है। उसके बाद देखिएगा एक आपका दोहा डायमंड लीग है, इसमें याद रखिएगा इन्होंने 90.23 मीटर भाला फेंका था, और ये रजत पदक जीते थे। इन्होंने स्वर्ण इसमें नहीं जीता था क्योंकि इनसे भी ज़्यादा फेंका था किसने, तो यहाँ पर नाम दिया गया था आपका, देख लीजिए, जूलियन वेबर ने 91.06 मीटर, और 90 से ज़्यादा फेंका है इन्होंने पहली बार इसी दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने। तो आपको याद हो गया, पेरिस में 88.16 मीटर और दोहा में 90.23 मीटर। बाकी देखिएगा यहाँ पर कि भारत के जैवलिन थ्रो खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने 24 दिन को चेक गणराज्य में आयोजित एक प्रतियोगिता के दौरान 85.29 मीटर थ्रो के साथ ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक जैवलिन 2025 का खिताब जीता है चेक रिपब्लिक में। याद रखिएगा 85.29 मीटर। ठीक है, चलिए दोहा डायमंड लीग मैंने करा दिया। उसके बाद देखिए प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड्स न्यूज़ के ने भारत के नीरज चोपड़ा को 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी नामित किया है। उसके बाद देखिएगा कि भारत के नई दिल्ली में आयोजित खो खो पुरुष एवं महिला विश्व कप का आयोजन हुआ था, याद रखिएगा, और भारत दोनों में विजेता रहा है, और दोनों में उप विजेता नेपाल रहा है। ठीक है, ध्यान हो जाएगा आपको। और इसका देखिएगा
इसका जो शुभंकर था वो तेजस और तारा था। सलमान खान और टाइगर श्रॉफ को इसका दूत बनाया गया था, एम्बेसडर बनाया गया था, और तेजस और तारा था इसका। अब देखिए कुछ सम्मेलन है जहां से प्रश्न बनेंगे आपके पेपर में, वो मैं करा देता हूं। जैसे कि अभी देखिए EI वाला सम्मेलन बड़ा पूछा जा रहा है, जो फ्रांस में हुआ था, भारत जिसकी सह अध्यक्षता किया था, तो आपको याद रखना है। देखिए 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, ये रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन, ये फ्रांस के नीस में आयोजित हुआ है। तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन। उसके बाद विश्व बैंक भूमि सम्मेलन, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखिएगा वाशिंगटन DC। विश्व बैंक वाशिंगटन DC, तो वाशिंगटन DC आप याद रख लीजिएगा। पहला सागर माथा संवाद, यह हो सकता है पहला है, ये काठमांडू नेपाल में हुआ था। उसके बाद देखिए 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, ये वर्चुअल रूप से श्रीलंका इसकी मेजबानी किया है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन, मोस्ट VVI है विश्व हाइड्रोजन, तो ये रोटरडम नीदरलैंड में हुआ था। कहाँ पर? रोटरडम नीदरलैंड में। अच्छा, यह आपका हो गया विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन। अब देखिए छठा बिमस्टेक शिखर सम्मेलन, तो बिमस्टेक आपको याद होगा ब्राजील में हुआ है। उसके बाद देखिए वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में। सतत विकास, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में। उसके बाद देखिए मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, तो देखिए मोबाइल इंपॉर्टेंट है, बार्सिलोना स्पेन में हुआ था। उसके बाद हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन रोटरडम में हुआ था। बिमस्टेक बैंकॉक में हुआ था। 12वां विश्व सरकार शिखर सम्मेलन दुबई में हुआ था, ये भी इम्पॉर्टेंट है। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन, ये मस्कट ओमान में हुआ था, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आठवां क्रम का ये हिंद महासागर सम्मेलन है। उसके बाद देखिए चौथा भारतीय यूके ऊर्जा संवाद नई दिल्ली में हुआ था। 9वां एशिया आर्थिक वार्ता पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। विश्व आर्थिक मंच 2025 की बैठक स्विट्जरलैंड के दावोस में हुई थी। और 5वां आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक बैंकॉक थाईलैंड में हुई थी। UNCCD COP16 16वां मरुस्थलीय की रोकथाम हेतु जो सम्मेलन हुआ था संयुक्त राष्ट्र का, ये रियाद सऊदी अरब में हुआ है दिसंबर में, तो मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन, इसका भी आयोजन जो है चेन्नई भारत में हुआ है दिसंबर 2024 में। तो जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे उनको कवर करा दिया है। सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और एक टेलीग्राम ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिए।